हेलो बच्चों, वेलकम टू केम गुरु प्लेटफॉर्म। और आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही क्लास 10 की? आज हम उसी प्रिपरेशन को और एक अच्छे वे में लेके चलेंगे। ठीक है, क्लास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रेडिक्टिव क्वेश्चन फॉर क्लास 12 क्लास 10 बोर्ड। ओके, फॉर केमिस्ट्री। सो फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पहली बात तो आपको यही पढ़ना है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है, कई बार आता है। ठीक है, तो बैलेंसिंग से आता ही आता है। अब उसके बाद हमें सीखना है, क्या बात करेंगे हम लोग, देखेंगे कि रिएक्टेंट और ये क्या नाम प्रोडक्ट की डेफिनेशन हम देख सकते हैं। दूसरा हम क्या पढ़ सकते हैं, हम लोग देखेंगे उसके बारे में कि इवोल्यूशन ऑफ गैस फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मेनली जो हम बात करेंगे वो देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड में जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, पीपीटी, चेंज कलर, टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पे आपको एप्लीकेशन आ सकती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिलेटेड रिएक्शन पे एप्लीकेशन फंस सकती है कि कौन सा रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक दिखा रहा है, कौन सा रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक। जैसे हमारी बॉडी में जितने रिएक्शंस होते हैं, है ना, वो क्या दिखाते हैं, वो एंडोथर्मिक होते हैं। और जो हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक, लाइक डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको हर टाइप, जैसे कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, उसमें पूरा एक चार्ट याद रख लो, कौन से किससे कंबाइन हो रहा है, क्या बन रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्रोडक्ट बन रहा है आपको कॉम्प्लेक्स का नेम जरूर याद होना चाहिए कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर स्लेक लाइम है। ठीक है, और कुछ सॉल्ट्स के नाम आप लोग याद रखो। ये सब टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में हो गए, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन। और डीकंपोजिशन रिएक्शन मैंने बताया अभी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, जैसे CaOH होल ट्वाइस है, ये क्या दे रहा है, CaO प्लस CO2। ये क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल गिव्स आउट CaO, दैट इज क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम लोग देखते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखो, कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन में आप लोग दो रिएक्टेंट को एक प्रोडक्ट में बदल रहे हो, उसमें टेम्परेचर का रोल रहता है, प्रेशर का रोल रहता है। एंड एक क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन वाला कि PbNO3 लेड नाइट्रेट जब रिलीज होगी तो PbO लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं, ऑक्सीजन, ये आपको रिलीज करता है। तो ये आ सकता है कि कार्बन लेड नाइट्रेट को जब हम हीट देते हैं, ठीक है, तो क्या देता है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये देगा। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज रहेगा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये सब रिएक्टिविटी सीरीज जैसे से जाएगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज करती है। एंड सब फिर आपका हाइड्रोजन आ जाता है। उसके बाद सब नीचे नीचे लीस्ट रिएक्टिव आ जाते हैं, जैसे कॉपर, मरकरी और गोल्ड, सिल्वर, ये सब आ जाते हैं। उसके ऊपर आपके जिंक, आपका एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब आ जाएगा, टिन, लेड, ये सब आते हैं। तो इससे रिलेटेड आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो आपके क्या नाम है दूसरे रिएक्टेंट का पोजीशन ले लेता है। जैसे हम बात करें FeSO4 प्लस CuSO4 प्लस Fe, तो Fe जो है वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट बना लेगा। और कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा, जैसे तुम हो अकेले। ठीक है, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट में ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट की आपस में पोजीशन चेंज हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। और हाँ, एक क्वेश्चन है, एक एप्लीकेशन है, जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन जो है उसके कैटायंस एनायंस जो आयंस है वो टूट रहे हैं, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन जो है वो टूट रहे हैं। जैसे AgBr, अगर यही AgCl, अगर इसको हम
सनलाइट की प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में जब कर रहे हैं तो Ag अलग हो जा रहा है, क्लोरीन अलग हो जा रहा है, Ag अलग हो जा रहा है, क्लोरीन अलग, इसमें भी Cl2 अलग। तो ये आपका सनलाइट की प्रेजेंस में। और मुझे जो लग रहा है इस साल 2026 में वो आ सकता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जो आयंस रहते हैं, जो आपके सब्सटेंस के जो आयंस रहते हैं, लाइक H2O है ना, जो क्या नाम है H पॉजिटिव आयंस लिखते हैं, लाइक NaCl है, तो इसमें जो आयंस रहेंगे वो टूट जाएंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे NaCl को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में बदल जाता है। ये इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन है, ये शायद इस साल 2026 में आ सकता है, क्योंकि 2 बार से तो इसी पे आ रहा है सनलाइट से रिलेटेड। इस बार डिकम्पोजिशन में क्या पता बोर्ड वाले मेहरबान हो जाए आप पे और इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन दे दें कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या करता है, आपके आयंस को तोड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या करेगा, और इस चैप्टर में मेनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ सकता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मेनली आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, हाइड्रोजन को दे रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका उल्टा हो जाता है, जो ऑक्सीजन को देता है, लेता नहीं है, देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो देता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन लेना, ठीक है, इसकी डेफिनेशन। और आपको रिएक्शन बेस करके वो आपसे पूछ सकता है कौन सा जो है रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा जो है वो रिड्यूस हो रहा है। जैसे वो था Mn वाला, मैग्नीज प्लस Cl2 विल गिव्स आउट MnCl4, ऐसी था ना, वो रिएक्शन आया था आपका 2025 में आया था। तो हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात हो रही है, क्वेश्चंस की बात हो रही है जो आपके फंस सकते हैं। रिएक्शन की बात हो गई, 4 रिएक्शन है, 4 टाइप के, उसमें आप मेनली जो है वो देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और उससे ज्यादा फिर ज्यादा देखना है तो डिस्प्लेसमेंट देखो। कॉम्बिनेशन से नहीं बैठेगा, कॉम्बिनेशन अगर आएगा भी तो आप बना लोगे। फिर बात आती है चैप्टर 2 की, ठीक है। चैप्टर 2 कौन सा है, 1 मिनट बच्चों, मैं आया। चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट्स। तो देखो एसिड बेस सॉल्ट में जल्दी जल्दी बता लो, कोई इसमें आपको टाइम लगेगा कि कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आगे आपको क्वेश्चंस बताएंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे एसिड बेस में। एसिड बेस में इंडिकेटर्स लाइक नेचुरल इंडिकेटर्स, टर्मरिक, रेड कैबेज, लाइकेन, फिनोफ्थलीन, चेंज कलर कर रहा है ना ऑरेंज में, ऑरेंज आपको बता देता है एसिडिक में, फिर आपका कलरलेस बना देता है बेसिक में, ठीक है। और आपका क्या, ठीक है, येलो दे देता है, क्या नाम है, बेसिक में, और रेड देता है एसिडिक। फिर आपका आता है स्मेल वाला ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी में आपका विनेगर है और आपका अनियन है, ठीक है, ये आपका स्मेलिंग इंडिकेटर है। वो जैसे आपका पूछ लेगा कि विच इज अ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, विच इज नेचुरल इंडिकेटर्स, इसमें एमसीक्यूज में बन सकते हैं। फिर आपकी बात आएगी एसिड बेस में, क्या एसिड बेस का डिफरेंस है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। सोपी टच बेस का होता है, ये कोरोसिव होता है, इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करते हैं, ठीक है। यहां बात आ गई, अब बात आती है इनके रिएक्शन की। जैसे आपका मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट Na2CO3 प्लस एसिड के साथ हम रिएक्शन कराएं अगर, तो NaCl के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, आपका बनेगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या बनता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या बनेगा 2NaCl, और NaCl बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, H2 बनेगा, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, क्या बना, सॉल्ट बना। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड के साथ आपने रिएक्शन कराया तो सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो मेनली देखो क्या बन रहा है, एसिड प्लस क्या नाम है मेटल कार्बोनेट विल गिव्स आउट सॉल्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, हाँ टेस्ट आप याद रख लो, हाइड्रोजन का टेस्ट क्या है, पॉप साउंड, हाइड्रोजन का टेस्ट पॉप साउंड। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है, मिल्की, जैसे देते हैं मिल्की कलर,
वैक्स जैसा मिल्की टाइप, ठीक है, व्हाइट कलर का देता है। ये हो गया आपका एसिड का, ठीक है, एसिड में ये हो गया। और आपका क्या रहेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आ सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है, एसिड प्लस बेस विल गिव अस सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और आपका क्या नाम है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जो हाइड्रोजन ज्यादा देते हैं, जैसे वीक एसिड आपका फॉर्मूला याद रख लो, जैसे HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है, CH3COOH। और आपके जितने भी खाने वाले हैं, हाँ, ऑर्गेनिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, ये सब याद रखो। और वो क्या नाम है उसका, लैक्टिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक हो गया, टैमरिन, ठीक है, इसके फॉर्मूले, ये फॉर्मूले, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। देन आपके हम लोग बात करेंगे, वीक एसिड हो गया, कंसंट्रेटेड, हाँ, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड में क्या होता है, कंसंट्रेटेड में वाटर की प्रेजेंस कम होती है और एसिड की प्रेजेंस वॉल्यूम में उसी सॉल्यूशन में ज्यादा होती है, तो एसिड ज्यादा और वाटर कम, तो ये क्या बन गया, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट में पानी मिलाते गए तो वो कम उसकी एसिड की प्रेजेंस हो गई और ज्यादा हार्मफुल नहीं है वो हमारे लिए। तो कंसंट्रेटेड मतलब एसिड की वॉल्यूम ज्यादा, डाइल्यूट मतलब वाटर की वॉल्यूम ज्यादा। एंड एक और रिएक्शन आ सकता है कि जब हम एसिड को पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, एसिड को जब पानी में मिलाएंगे तो बहुत भयंकर एक्सप्लोजन होता है, हीट इवॉल्व होती है और इवन आपको बर्न भी हो जाता है, कोरोसिव होता है, क्योंकि पानी, देखो पानी इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं, जब हम ढेर सारा एसिड डाल देंगे तो एकदम से हीट एक्सप्लोड कर देगा, ठीक है। अब एसिड तो जानते ही, एसिड हमारे कितना हार्मफुल है, कोरोसिव है। ये हो गया एसिड्स के रिएक्शंस देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। बेसिस, बेस क्या बात करते हैं, सोपी टच, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, आपको OH नेगेटिव देता है। एंड इसके रिएक्शंस जो है मेटल ऑक्साइड के साथ, आपको एसिटिक वन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करेगा, ठीक है। एसिड, एसिड नॉन मेटल, बेस मेटल, ठीक है। और आपका बचेगा फिर पीएच स्केल, पीएच स्केल, इससे तो क्वेश्चन आना ही है, पीएच वैल्यूज भाई साहब 0 से लेकर 14 तक याद रख लो एक वैल्यूज, कि 0 से लेकर 1 2 तक आपको स्ट्रॉन्ग एसिड देगा। फिर जैसे जैसे आप जाओगे, जैसे न्यूट्रल है, वाटर है, फिर जैसे जैसे 14 की तरफ जाओगे, 11 12 13 14, ये आपको एल्कालाइन बनाएगा, लाइक बेस। तो 14 जो है, 13 जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये याद रखना। पीएच वैल्यूज याद रखना। कई बार जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, लाइक लेमन जूस है, जो क्या है, एसिड है ना, तो उसकी पूछ लेगा पीएच वैल्यू, वो आपको किसकी तरफ होगा, वो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं, तो ये लगभग जाएगा 4 5 की तरफ। ब्लड का पूछ लेगा, ब्लड का होता है 7.4, वाटर का न्यूट्रल, और आपका NaO स्ट्रॉन्ग बेस 14 की तरफ, ठीक है। ये होगा पीएच वैल्यूज। पीएच वैल्यूज के बारे में हम बात करते हैं एग्जैक्ट, हाँ, पीएच वैल्यूज के बाद हम लोग बात करेंगे उसकी, क्या नाम है आपका, एवरीडे लाइफ में आप लोग देख सकते हो टूथ इनेमल, टूथ इनेमल जैसे हम लोग अगर टूथ इनेमल में 5.5 से कम आपका पीएच हो गया माउथ में, तो आपके दांत सड़ने लगेंगे, ठीक है। तो क्या याद रखना है, 5.5 से लोअर नहीं होना चाहिए। तभी तो बोला जाता है जब मीठा खाओ, खाना वाना खाओ तो कुल्ला कर लो, क्यों, एसिड रिलीज करता है माउथ, लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। लैक्टिक एसिड जो है धीरे धीरे आपकी पीएच वैल्यू कम करेगा और आपके दांत को धीरे धीरे डिके कर देगा। तभी इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग बेस यूज करते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 होल ट्वाइस, याद रख लो, Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। इट वाज यूज्ड इन टूथ डिके इनेमल, ठीक है, इसको सही करने के कैल्शियम फॉस्फेट, ये आपको याद हो गया। एंड नेक्स्ट, जैसे हम लोग को इरिटेशन होता है, जब हम लोग ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो हमारे पेट में HCl होता है ना, वो रिलीज करता है ताकि हम लोग डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा चल सके हमारी बॉडी का। लेकिन अगर हम ओवर ईटिंग कर लेते, ओवर जैसे ऑयली फूड खा लिया, तो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं केमिकल्स, और वो हम लोग क्या इरिटेशन होने लगता है। तो हम लोग तब क्या खाते हैं, एंटासिड्स की टैबलेट्स खाते हैं। और जैसे आपका बेकिंग पाउडर हो गया, हाँ, बेकिंग पाउडर खाते हैं, बेकिंग टैबलेट्स होती हैं। और अगर आपको केमिकल लैंग्वेज में सीखना है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टैबलेट, MgOH होल्टोइड, ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया। ठीक है, इसके फॉर्मूला याद रख लो। अब जैसे आ सकता है कि आपको अगर इंडाइजेशन हो रहा है, आपको इरिटेशन हो रहा है, आपने भयंकर तरीके से खा लिया बढ़िया छोला भटूरा समोसे, तो आप क्या खा सकते हैं अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए? आप खा सकते हैं मिल्क और मैग्नीशिया की टैबलेट्स, तब आपकी बॉडी एकदम चकाचक चलेगी। फिर बात करते हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स में आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं, सॉल्ट्स में फॉर्मूले याद रखने हैं, मतलब याद रखने हैं, चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर हो, सोडियम क्लोराइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे वो जिप्सम हो, चाहे वो आपका वॉशिंग सोडा हो। और साथ साथ में देखना कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन के कितने आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज हो रहे हैं। जैसे आपके जिप्सम है, जिप्सम CaSO4 में आपका, सॉरी CuSO4 कॉल क्या है आपका, जिप्सम क्या होता है, कॉपर कैल्शियम सल्फेट होता है कि नहीं होता है? तो वही, तो उसमें आपको कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज होते हैं, हाफ यूज होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वही, और आपका जिप्सम हो गया, ठीक है, तो जिप्सम में CuSO4 डॉट हाफ H2O में आपको हाफ मॉलिक्यूल्स है। वहीं आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में 2H2O, आपका कॉपर सल्फेट में 5 है। तो ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन याद रखना। तो आपके CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, NaCl सॉल्ट, फिर आपका क्या आता है CuSO4 डॉट हाफ H2O। कॉपर सल्फेट क्या बना रहा है आपका, बना रहा है जिप्सम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बनाएगा, हाँ, वॉशिंग सोडा Na8HCO3, ठीक है, वॉशिंग सोडा Na8CO3 ये आपका बना रहा है। एंड देन आपको क्या दे सकता है, ये सबके फॉर्मूले आप प्रिपरेशंस याद रख लो, ठीक है, प्रिपरेशंस हैं उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, ठीक है। एंड ठीक है, ये आपका हो गया बेकिंग सोडा, ठीक है, NaHCO3, ये Na2CO3 आपका वॉशिंग सोडा हो गया। ये सबके फॉर्मूलेज रख लो, वाटर क्रिस्टलाइजेशन के कितने मॉलिक्यूल्स। अब वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो है वो क्या करता है, अगर जैसे वाटर क्रिस्टलाइजेशन को हम डिहाइड्रेट कर दें तो ये शेप बदल देगा, कलरलेस कंपाउंड बना दे। अगर ये आ गया तो कलर कर सकता है। कॉपर को जो ब्लू बनाता है वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन ही बनाता है। तो 5 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, याद रखना। फेरस सल्फेट में 7 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको इसके फॉर्मूले याद रखने हैं, जितने भी सॉल्ट्स फॉर्मूले, एक बार उसका एक अलग नोट बना लो, फॉर्मूले रख लो, उसकी एक बार ये देख लो कि रिएक्शन कौन सी हो रही है, ठीक है। जैसे इसमें क्या यूज हो, कैल्शियम है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी यूज होता है, क्लोरीन की गैस है, ठीक है। इसमें सॉल्ट्स में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस यूज हो रहा है, इसमें सल्फेट्स यूज हो रहे हैं। तो आप एक बार उसकी प्रिपरेशन देख लो। बाकी और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, एसिड बेस में जितने बताया है उतना देख लो, फॉर्मुलेज देख लो। फिर हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बेटा देखो, आपको इसको चैप्टर में पहली बात तो ज्यादातर थ्योरी है, रिएक्शंस है नहीं। एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं एक्सेप्शंस। जैसे मेटल्स की बात करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। पहली बात तो ये तो सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन ये दोनों सॉफ्ट हैं, ये एक्सेप्शन है। कहीं भी जहाँ इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पे मेटल यूज होते हैं फॉर बनाने के लिए, कुछ भी स्ट्रॉन्ग कोई सी चीज को कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देने के लिए, सोडियम पोटेशियम यूज नहीं होंगे। एक और है कि मेटल जो है सॉलिड रहते हैं, लेकिन जो मरकरी है वो हमेशा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। और आपके फिर आते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल में सॉफ्ट होते हैं लेकिन इसमें डायमंड जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है, हार्ड है, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे आपको डायमंड हो गया, आयोडीन है, आयोडीन आता है, एक्सेप्शंस होते हैं। तो ये मेटल नॉन मेटल में आपको मेनली एक्सेप्शंस याद रखने, ठीक है। एक्सेप्शन ज्यादा नहीं, और हाँ इसके केमिकल सिंबल्स जरूर याद रखना। कभी कभी केमिकल सिंबल्स भूल जाते हो आप लोग, केमिकल सिंबल्स याद रखना है, उसका नाम याद रखना है, ठीक है। और मेटल नॉन मेटल की एग्जांपल्स,
ठीक है, एग्जाम्पल देख लेना कि कौन मेटल है, कौन मेटेलॉइड है, कौन मेटेलॉइड है, कौन नॉन मेटल है। मेटेलॉइड में मेटल नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी यूज होती है। मेटेलॉइड में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आपका आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब किस में आते हैं, मेटेलॉइड। ये हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई मेटेलॉइड्स की। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज। देखो मैंने आपको बताई थी कि कैसे कैसे रिएक्टिविटी सीरीज आ रही है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी है उसका बन रहा है। ठीक है, लास्ट का आपको याद रखो कौन से रिएक्टिव नहीं होते हैं। कॉपर नहीं है, आपका मरकरी नहीं है, आपका गोल्ड नहीं है, आपका सिल्वर नहीं है। और हाँ, एक्वारेजिया मैंने बताया था ना इससे पहले, जब मोस्ट प्रेडिक्टिव जो टॉपिक मैंने वीडियो बनाया है उसमें एक्वारेजिया की बात हुई। एक्वारेजिया जरूर पढ़ लेना, 1:3 के रेशियो में होता है। 1 में आपका नाइट्रिक एसिड, 3 रेशियो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और सबको डिसॉल्व कर लेगा, इतना स्ट्रांग होता है। आपका प्लेटिनम को गोल्ड कोई नहीं बचता इससे। जितने अनरिएक्टिव मेटल सारे इसमें जाके रिएक्ट करते हैं। अब बात आती है आपके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, आपके ऑक्टेट रूल से रिलेटेड। आपको सारे देखो, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप ऑक्टेट रूल बना लोगे, चाहे वो 288, चाहे 282, 284, जो भी। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका आ सकते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो 2 बार से तो आपका CO2 बन रहा है, आपका NH3 बन रहा है। आई थिंक सो इस बार या तो क्लोरीन नहीं तो मिथेन। मिथेन पढ़ना, मिथेन का आ सकता है। मिथेन का नहीं आएगा तो या तो इथेन का आएगा, C2H6, नहीं तो फिर MgO का भी आया था पिछली साल। ठीक है, आई थिंक क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन। इन सब का 2026 में आएगा। क्लोरीन, मिथेन, नहीं तो इथेन, नहीं तो ऑक्सीजन। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ सकता है। ठीक है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आ सकता है, नहीं तो NaCl। NaCl का दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए कि अब बड़ा है ये है वो है, लेकिन करना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। और शेयरिंग से हमें कौन सी बात याद है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जस्ट शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन जो है आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होता। आयनिक बॉन्ड से आप डिफरेंसेस कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस याद रखना। ठीक है, तो कोवेलेंट और आयनिक के डिफरेंसेस कर लो। एंड लास्ट चैप्टर देखो, हमने छोटी छोटी चीज से खत्म करते करते मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया, सब कुछ करा, क्वेश्चन बताए, टॉपिक्स बताए। लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, कार्बन। देखो कार्बन में बिहेवियर पढ़ लो। लास्ट 2-3 दिन बचे हैं। बिहेवियर इसलिए कह रहा हूं, मैंने देखा है, खुद देखा है, मैंने इसको एजम्प किया है कि आपके कैटिनेशन पे आपके लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो बन रहा है, लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि भाई इसका कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग है तो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा, वीक होगा तो अपने आप लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में कैटिनेशन पावर आ सकता है, कि कैटिनेशन कार्बन शो करता है। उसके बाद उसके एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स में देखो मैं बता रहा हूँ 3 एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर फुलरिन। ग्रेफाइट जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, कार्बन का ही फॉर्म है। डायमंड भी वही है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है थोड़ा सॉफ्ट नेचर का है, डायमंड हार्ड नेचर का है, बकमिंस्टर फुलरिन का इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई है। अगर ज़्यादा बात करनी है तो देख लो C60 है। ठीक है, हेक्सेन से बना होता है, और ज़्यादा इसका क्या नाम है, स्ट्रक्चर से आ सकता है, बकी बॉल के स्ट्रक्चर होता है इसका, बकी बॉल। ठीक है, और आप इसकी बॉन्डिंग क्या पढ़ सकते हो, कार्बन की बॉन्डिंग कैसी, मतलब कि कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कैसे बना रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मिथेन कैसे बन रहा है, इथेन कैसे बन रहा है। अब इसके होमोलॉगस सीरीज, हाँ, होमोलॉगस सीरीज में आपको ये देखना है कि पहली बात तो CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे CH2 का डिफरेंस होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, अपने आप उसका हैवी वेट हो जाएगा, मोर मास। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज हो गई। और हाँ, जितने भी इसके फॉर्मुलेज बनते हैं, लाइक कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके फॉर्मुलेज। ठीक है, कीटोन का ओन बनता है, एल्कोहल का क्या बनता है, ओल बनता है, प्रोपेनॉल, एल्डिहाइड का अल बनता है, तो उसके आप कर लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड बनता है। और जितने भी आपके
सब्सटेंस बनेंगे जितने भी, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में बने, चाहे वो रिंग फॉर्म में बने, चाहे वो ब्रांचिंग फॉर्म में। ब्रांचिंग फॉर्म का बिहेवियर अलग रहता है और नॉर्मल वाले का, जो नॉर्मल चेन होती है उसका बिहेवियर अलग रहता है। जिसमें ब्रांचिंग आ रही है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है, ब्रांचिंग को तोड़ेगा वो, नॉर्मल वाले का कम होता है। फिर आप बात कर सकते हो कि ये कार्बन के बारे में हो गया, बॉन्डिंग हो गई, इसकी रिएक्टिविटी हो गई, और होमोलॉगस सीरीज में आपका हेप्टेन, पेंटेन, स्ट्रक्चर्स, हाँ स्ट्रक्चर जो है मेनली जो आप करो कीटोन का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका आएगा, ठीक है। जैसे आपको दिया प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन होंगे, CH3 CH2 CH2 COH, CH3 CH2 COH, ठीक है। अब वही हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, HCOH, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो 1 कार्बन है, इसमें कितने, 3 कार्बन, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड का क्या होता है, CH3 CH2 COH, ठीक है, ठीक है। ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी है इसका फॉर्मूला बन गया। आपकी फॉर्मूले याद रख लो, और आपकी लास्ट में रिएक्शंस हैं, जैसे किस अल्कलाइन KMnO4 में हम अल्कोहल को जब डिसॉल्व करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कंबशन रिएक्शन है जब हीट की प्रेजेंस में करेंगे। और आपका, हाँ, सोप डिटर्जेंट्स, सोप डिटर्जेंट जरूर कर लेना। सोप डिटर्जेंट से MCQ बन सकता है, मिसल्स, कोएगुलेशन, ठीक है, ये सब पढ़ लेना। हाइड्रोफिलिक, लायोफिलिक, जो भी है के पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें बात करी कार्बन के स्ट्रक्चर, कंपाउंड, होमोलॉगस सीरीज, आपको कौन से बन सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, जैसे बेंजीन, हाँ। तो एक याद रखना, मेरे ख्याल से इस बार आ सकता है, देखो ये जो है ये है सैचुरेटेड कंपाउंड, और ये जो है ये है अनसैचुरेटेड कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन, और इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड्स आ गए। तो सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ हमने बात कर ली, देखो 1 2 3 4 चारों चैप्टर मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस बात करें, टॉपिक्स बात करें जो आ सकते हैं, ठीक है। तो 2026 के लिए आप लोग ऐसी जी जान से लगे रहो। क्वेश्चन जो मुझे लगेंगे कि आने वाले, मैं आपको शॉर्ट्स के मीडियम से आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही सपोर्ट करें और ऐसे अच्छे टॉपिक्स को पढ़ते रहें, नंबर लाएं पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। थैंक यू।